नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के वन्यजीव संरक्षण ब्लूप्रिंट पर, जो कि हमारे आज के अध्ययन के नोट्स CSIR नेट मास्टर डेक का मुख्य विषय है। और आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम नोट्स के हर एक टॉपिक को सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। इस गहन चर्चा का मेन मोटिव जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मतलब जो MOEFCC है, उसके पूरे नेटवर्क को समझना है। हाँ, क्योंकि यूनिट 10 के लिए ना ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ संस्थाओं की लिस्ट रट लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है ना। एग्जैक्टली। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे सामने जो ये नोट्स और विजुअल्स हैं वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि भारत ने अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए समय के साथ कितना मजबूत ढांचा तैयार किया है। तो चलिए इसी ढांचे के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। MOEFCC का जो एक कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र है, या फंक्शनल इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, जी। नोट्स के हिसाब से इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है अनुसंधान और प्रशिक्षण, दूसरा वनस्पति और जीव सर्वेक्षण, तीसरा संसाधन निगरानी और चौथा है कानून और विनियमन। और अगर आप ध्यान दें तो ये चारों पिलर्स बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। एक पेड़ की तरह मतलब जैसे एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या फूड वेब काम करता है ना, वैसे ही ये अलग अलग विभाग आपस में गुंथे हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सोचिए, अगर सरकार सिर्फ कानून बना दे लेकिन उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक रिसर्च ना हो तो क्या होगा? वो नीतियां धरातल पर फेल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिना रिसर्च के नीतियां हवा में तीर चलाने जैसी हैं। वही बात है, किसी प्रजाति को संरक्षित घोषित करने का कानून तभी काम करेगा जब उसका सर्वे हुआ हो, उसके आवास पर रिसर्च हुई हो। ये एक चक्रीय प्रणाली है। तो इसी चक्रीय प्रणाली के पहले पिलर पर आते हैं, जो है रिसर्च। और रिसर्च की बात हो तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII का नाम सबसे पहले आता है। जी, 1982 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, नोट्स में भी यही मेंशन है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है वन्यजीव पारिस्थितिकी पर रिसर्च, वन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग और संरक्षण की रणनीतियां बनाना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमें थोड़ा डीप जाना होगा। WI का जो रिसर्च वेब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि इसमें बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड और घड़ियाल के काफी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हर जानवर के लिए रिसर्च का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। जैसे अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड के लिए रिसर्च का फोकस उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ की चरम जलवायु और मानव वन जीव संघर्ष पर होता है। कैमरा ट्रैपिंग, रेडियो कॉलिंग यूज होती है। और घड़ियाल के लिए ये तरीका शायद बिल्कुल अलग होता होगा। एकदम अलग। घड़ियाल के लिए पूरा फोकस जलीय पारिस्थितिकी या लोटेक इकोसिस्टम, नदियों का बहाव और जल प्रदूषण पर शिफ्ट हो जाता है। और बंगाल टाइगर के मामले में मुझे लगता है फॉरेस्ट कॉरिडोर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सही पकड़ा आपने। वहां आनुवंशिक विविधता और कॉरिडोर्स की मैपिंग सर्वोपरि होती है। तो WII सिर्फ जानवरों की गिनती नहीं करता, वो पूरे सिस्टम का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समझ गई। ये तो हो गई रिसर्च की बात, लेकिन रिसर्च शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कौन सी प्रजातियां मौजूद है। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सर्विंग पायनियर्स की। हाँ, विषय 3 अग्रणी सर्वेक्षण करता, और यहाँ हम बात कर रहे हैं BSI और ZSI की। जी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। नोट्स के अकॉर्डिंग BSI 1890 में बना और ZSI 1916 में। दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये दोनों संस्थान हमारे देश की पारिस्थितिकी के DNA की तरह हैं। लेकिन एक सवाल है, आज के इस मॉडर्न युग में जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तब इन 100 साल पुराने संस्थानों की क्या रेलेवेंस है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन इनकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। ये देश की बायोडायवर्सिटी के बेसलाइन टैक्सोनॉमिक डेटा को संभाल कर रखते हैं। अच्छा, मतलब जैसे BSI पादप विविधता और हर्बेरियम का रखरखाव करता है। हाँ, और हर्बेरियम सिर्फ सूखे पौधों का कलेक्शन नहीं है, ये टाइप स्पेसिमन का एक बहुत बड़ा भंडार है। जब भी आणविक स्तर पर कोई नई प्रजाति खोजी जाती है तो रेफरेंस के लिए इन्हीं पुराने नमूनों की जरूरत पड़ती है। और ZSI का काम भी कुछ ऐसा ही है जानवरों के लिए? बिल्कुल। ZSI पशु जैव विविधता, नई प्रजातियों की पहचान और प्राणी संग्रह पर काम करता है। जलवायु परिवर्तन से जो बदलाव आ रहे हैं उसका सटीक आकलन करने के लिए हमें यह ऐतिहासिक डेटाबेस चाहिए ही चाहिए।
तो बीएसआई और जेडएसआई एकदम माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर एक एक प्रजाति को देखना। जी, एकदम जमीनी स्तर पर। लेकिन विषय 4 पर आए तो यहाँ बात हो रही है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई की, जो 1981 में देहरादून में बना था। और इसने भारत की संरक्षण रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करता है आसमान से निगरानी करने के लिए, है ना? बिल्कुल। जहां बीएसआई और जेडएसआई माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, वहीं एफएसआई मैक्रो लेवल पर पूरे देश के वन आवरण का आकलन करता है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का यूज करके। सही कहा। वो जंगल में जाकर एक एक पेड़ नहीं गिनते, उपग्रहों की मदद से वन वितान घनत्व या फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी नापते हैं। नोट्स में एफएसआई के 3 मुख्य चरण बताए गए हैं: निगरानी, मानचित्रण और रिपोर्टिंग। हाँ, और हर 2 साल में जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है, वो इसी का नतीजा है। ये डेटा नीतियां बनाने के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर किसी राज्य में वन कम हो रहे हैं तो सरकार तुरंत एक्शन ले सकती है। ये तो बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। अब विषय 5 पर चलते हैं, कानून और विनियमन। ये इस पूरे ढांचे का सबसे सख्त और प्रवर्तन वाला हिस्सा है। इसमें हमारे पास 2 मेन बॉडीज हैं। पहला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सीजीए, जो 1992 में बना, और दूसरा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB, जो 2007 में आया। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि चिड़ियाघर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। हाँ, बचपन में तो हम सब यही सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक संरक्षण विज्ञान में चिड़ियाघर एक्स सिटू कंजर्वेशन के सेंटर हैं। मतलब उनका मेन फोकस कैप्टिव ब्रीडिंग और पशु कल्याण पर होता है। बिल्कुल। जब किसी प्रजाति की जंगली आबादी खतरे में होती है तो चिड़ियाघरों में वैज्ञानिक तरीके से उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, ताकि भविष्य में उन्हें वापस जंगल में छोड़ा जा सके। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो WCCB का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। WCCB पूरी तरह से एक एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है। आज वन्यजीव अपराध एक बहुत बड़ा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। तो अवैध शिकार और अंगों की तस्करी को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करते होंगे। बिल्कुल। इंटरपोल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर WCCB हमारे इकोसिस्टम की एक अभेद्य ढाल की तरह काम करता है। अधिकरण या NBA पर 2003 में चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी, जैविक विविधता अधिनियम के तहत। और इसका जो सामाजिक पहलू है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक पहलू वो कैसे? देखिए, भारत में कई स्थानीय और आदिवासी समुदायों के पास सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान है कि कौन सा पौधा किस बीमारी के काम आता है। कई बार बड़ी कंपनियां इस ज्ञान से दवाई बनाकर पेटेंट ले लेती हैं, जिसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। बिल्कुल। और उस समुदाय को कुछ नहीं मिलता। NBA इसी को विनियमित करता है। तो मतलब वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग से जो भी फायदा हो, उसका लाभ उन स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाए। हाँ, इसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या ABS कहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि संरक्षण सिर्फ सरकार तक सीमित ना रहे, बल्कि समुदायों को भी उसका हक मिले। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम विषय 7 की तरफ बढ़े, संरक्षण के भौगोलिक केंद्र और विकास, नोट्स में भारत के नक्शे पर इन संस्थानों की पोजीशन दिखाई गई है। और वो पोजीशन बहुत ही रणनीतिक है। हाँ, जैसे उत्तरी केंद्र में देहरादून है, जहां WII और FSI है। पूर्वी केंद्र कोलकाता में BSI और ZSI हैं। दक्षिणी केंद्र चेन्नई में NBA है। और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में CGA और WCCB बैठे हैं। ये तो पूरा एक जाल सा बन गया है देश भर में। बिल्कुल। लेकिन भूगोल से ज्यादा इनका जो ऐतिहासिक विकास का टाइमलाइन है, वो ज्यादा विश्लेषणात्मक है। 1890 से 2007 तक की टाइमलाइन। अच्छा, इसमें क्या खास पैटर्न है? आप देखिए, 1890 और 1916 में BSI और ZSI बने। वो अंग्रेजों का दौर था और उनका मकसद सिर्फ संसाधनों का कैटलॉग बनाना था, ताकि उनका दोहन किया जा सके। हाँ, वो बस लिस्ट बनाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैप आता है और फिर 1980 के दशक में FSI और WII बनते हैं, जब हमें सैटेलाइट और मॉडर्न रिसर्च की जरूरत महसूस हुई। और फिर 1990 और 2000 के दशक में CZs, NBW और WCB आते हैं, जो सख्त नियमों, अपराध नियंत्रण और समुदाय के अधिकारों पर केंद्रित हैं। तो भारत की रणनीति सिर्फ सर्वे करने से शुरू होकर आज एक बहुत ही आधुनिक और सख्त नियामक व्यवस्था तक पहुंच गई है। ये टाइमलाइन वाकई बहुत कुछ समझाती है। अब हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं। विषय 8, CSIR नेट मास्टर सारांश और परीक्षा अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स को ये सब याद कैसे रखना है? इसके लिए मैं एक क्विक समरी दे देती हूँ। ZSI 1916 और BSI 1890 बेसलाइन टैक्सोनॉमिक डेटा और सर्वे
के लिए है। FSI 1981 सैटेलाइट इमेजरी से फॉरेस्ट कवर की निगरानी करता है। बिल्कुल सही। WI 1982 वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी पर रिसर्च और ट्रेनिंग देता है। CZA 1992 XC2 कंजर्वेशन देखता है। NBW 2003 बायोपायरेसी रोकता है और लाभ साझा करता है। और WCCB 2007 वाइल्ड लाइफ क्राइम रोकता है। बहुत बढ़िया। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यूनिट 10 में इसी समझ का एप्लीकेशन आता है। वन्यजीव संस्थान या WII। परीक्षा में अक्सर असर्शन रीजन वाले सवाल आते हैं, जहां आपको इन सिटू और एक्स सिटू के बीच का फर्क पता होना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये सारी जानकारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समझने के लिए है कि कैसे एक इतना बड़ा और जटिल नेटवर्क हमारे देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर सभी छात्रों को विचार करना चाहिए। वो क्या? विकास के इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सर्वेक्षण एजेंसियों जो 1890 और 1916 में बनी और आधुनिक अनुसंधान एजेंसियों जो 1981 और 1982 में बनी, उनके बीच कई दशकों का एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, लगभग 65 साल का गैप है। तो छात्रों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस लंबी अवधि के दौरान भारत में या विश्व स्तर पर ऐसे कौन से बदलाव या संकट आए होंगे जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अचानक इन नई संस्थाओं के निर्माण की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी। ये सोचने का एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग नजरिया है, जो इस अध्ययन सामग्री को और भी रोचक बनाता है। छात्रों को इस ऐतिहासिक गैप के कारणों का खुद से अन्वेषण करना चाहिए। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।